So now students, we're going to discuss about the unitary features of the Indian Constitution. अब हमने जैसे देखा कि फेडरलिज्म इज फेडरल, जो हमने अभी इससे पहले ये पढ़ा था कि फेडरल फीचर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी क्या चीजें हैं जो हम इंडिया को एक फेडरल गवर्नमेंट बनाती है। बट नाउ वी स्टडी अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो इंडिया को यूनिटरी बनाती है। हमने देखा गया है कि इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट अ प्योर फेडरेशन, पूरी तरीके से एक फेडरल गवर्नमेंट नहीं है इंडिया। इंडिया इज कॉल्ड अ क्वाज़ी फेडरेशन। दैट मीन्स कि वो पूरी तरीके से फेडरल नहीं है। इसका मतलब ये है कि पूरा डिवीजन ऑफ पावर्स इक्वल नहीं है स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में। कहीं ना कहीं ऐसी पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। और दीज फीचर्स जो हम 8 फीचर्स अभी पढ़ेंगे, ये सारे यूनिटरी फीचर्स हैं जो दिखाते हैं कि इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स हैं एज कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट। दीज फीचर्स मेक इंडिया अ क्वाज़ी फेडरेशन, कि हाँ इंडिया के फेडरल फीचर्स तो हैं मगर India also has certain unitary features, that India is not a completely pure federation, it is a quasi federation. वो आधा फेडरेशन है ना कि पूरा। So the first point that we go that the first unitary feature of the Indian Constitution is that the Parliament has a wide scope of legislation. अब इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट के पास ज्यादा एज कम्पेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा स्कोप है लॉ मेकिंग के लिए। ये कैसे देखा जाता है कि राज्यसभा, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में, ये इंडिया के संविधान में ये लिखा गया है कि राज्यसभा, इफ राज्यसभा passes a resolution saying that Indian Parliament should make a law in the state list, then the Parliament can legislate on that subject. इसका मतलब ये है कि राज्यसभा के पास ये पावर है कि वो ऐसा रेजोल्यूशन पास कर सकती है पार्लियामेंट में कि इस रेजोल्यूशन में वो ये लिख सकती है कि हाँ इंडियन पार्लियामेंट जो मेन सेंट्रल पार्लियामेंट है इंडिया का, दैट पार्लियामेंट शुड मेक लॉज ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच इज गिवन इन द स्टेट लिस्ट। कि स्टेट लिस्ट जो सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट इंक्लूड करती थी, जो सब्जेक्ट सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट जिन सब्जेक्ट पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती हैं, उन स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट राज्यसभा भी लॉ बना सकती है उन स्टेट सब्जेक्ट्स पे। दैट मीन्स कि राज्यसभा, इफ राज्यसभा वांट्स, अगर राज्यसभा चाहती है कि इंडियन पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे कानून बनाए तो वो ऐसा रेजोल्यूशन पास कर सकती है। वेराज अगर हम देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट्स किसी भी कंडीशन में कभी भी यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉज नहीं बना सकती। बट पार्लियामेंट, जो यूनियन पार्लियामेंट है इंडिया का, वो अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करता है तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉज बना सकती है। सो दिस गिव्स पार्लियामेंट सुप्रीम पावर्स, कि मतलब राज्यसभा के कहने पे पार्लियामेंट किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। ये पावर दिस पर्टिकुलर पावर ऑफ द पार्लियामेंट शोज कि इंडिया एक पूरी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट नहीं है। कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में। नाउ द सेकेंड यूनिटरी फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कि पार्लियामेंट कैन ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। अब पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर है कि वो किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य, इंडिया के किसी भी राज्य की बाउंड्री चेंज कर सकती है, कि टेरिटोरियल बाउंड्री चेंज कर सकती है, उसका नाम चेंज कर सकती है और सेपरेट स्टेट्स भी बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल 2000 में 3 नए स्टेट्स बने गए थे, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। सिमिलरली अभी रिसेंटली 1 साल पहले तेलंगाना एक नया स्टेट बना था। उससे भी पहले उड़ीसा का नाम चेंज किया था, उड़ीसा कर दिया था। So all these examples show us कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स बहुत है, कि स्टेट गवर्नमेंट्स के नॉट themselves, कि मतलब जो राज्य सरकार है वो खुद नहीं डिसाइड कर सकती कि उनका नाम क्या होना चाहिए या उनकी बाउंड्री क्या होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार कुछ ऐसे लॉज पास कर सकती है पार्लियामेंट में, ये ऐसे लॉज पास कर सकती है जिससे कि
किसी भी राज्य की बाउंड्री चेंज हो जाए, किसी भी राज्य की नाम चेंज हो जाए, या फिर एक अलग राज्य बनाने का भी लॉ सिर्फ एक पार्लियामेंट, सिर्फ एक यूनियन पार्लियामेंट, सिर्फ केंद्रीय सरकार पास कर सकती है। Now the third point, the third unitary feature of Indian Constitution is unequal representation of states in Rajya Sabha. अब देखा जाता है कि प्योर फेडरल गवर्नमेंट में राज्यसभा is the upper chamber of the legislative body of India. So एक प्योर फेडरेशन में जो अपर चेंबर होता है उसमें उस अपर चेंबर में स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। सिमिलरली राज्यसभा के अंदर स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। अब इन राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव्स, these people, ये जितने भी राज्य हैं इंडिया में, जैसे 29 राज्य हैं, उनमें से जिन राज्यों की पॉपुलेशन ज्यादा होगी उन राज्यों में से ज्यादा एमपीज निकलते हैं, उन राज्यों में से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निकलते हैं एज कंपेयर टू छोटे राज्य। फॉर एग्जांपल अगर गोवा है तो उसमें सिर्फ 1 या 2 एमपी निकलेंगे राज्यसभा के अंदर, मगर यूपी में उससे कई ज्यादा एमपीज निकलेंगे। दिस इज एन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, कि इंडियन राज्यसभा, जो इंडियन अपर चेंबर है दैट इज राज्यसभा, उसके एमपीज पॉपुलेशन, उसकी एमपीज स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली इलेक्ट होते हैं। कि अगर सपोज किसी एक राज्य में ज्यादा पॉपुलेशन है, उस राज्य का साइज बड़ा है, तो वहां से ज्यादा एमपीज निकलेंगे एज कंपेयर टू अदर स्मॉलर स्टेट्स। So this particular unequal representation is not followed in pure federations. एक proper federal government में हमेशा हर राज्य से एक ही नंबर के लोग, एक ही particular amount of people can come. For example, अगर suppose किसी एक pure federation में कभी भी वो हर उस pure federation country में हर state से दो एमपीज निकलेंगे जो राज्यसभा में इलेक्ट होते हैं। ओनली 2 इन ऑल स्टेट्स, irrespective of the size of the state, irrespective of the population of that state. But that principle of equality India follow नहीं करती। India follows the unequal representation system, which is राज्यसभा के अंदर according to population of the states members elect होते हैं, not according to equal number of people. Now, the fourth unitary feature of the Indian Constitution is the overwhelming financial powers of the Union. अब देखा जाता है कि इंडिया की केंद्रीय सरकार सारा टैक्स, पूरे इंडिया के फंड्स जो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट होता है, इनकम टैक्स, ऑल दीज टैक्सेस दैट गो टू द गवर्नमेंट, वो एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। और इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का कंट्रोल सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। सिर्फ केंद्रीय सरकार ही इन पैसों पे कंट्रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। सो अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये केंद्रीय सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फाइनेंशियल ग्रांट्स दे, वो पैसे बांटे स्टेट्स के बीच में। वो केंद्रीय सरकार इज रिस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रीब्यूट मनी अमंग स्टेट्स। सो इस केस में, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की कोई अपना फंड नहीं है, they do not have the right to take taxes on their own, so that is what जो अल्टीमेट फाइनेंशियल पावर है वो केंद्रीय सरकार के पास होती है, कि वो सारे पैसे हैंडल करते हैं और वो ही है जो पैसे बांटते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स में। अब दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल पावर्स जो स्टेट को नहीं मिलती, उससे स्टेट की ऑटोनॉमी खत्म हो जाती है। हमें देखा जाता है कि फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द यूनियन, फाइनेंशियल पावर्स जो केंद्रीय सरकार है उनके पास अल्टीमेट फाइनेंशियल पावर्स केंद्रीय सरकार के पास ही होती हैं, और वो फाइनेंसेस वो सिर्फ स्टेट में अपने आप बांटते हैं। नाउ द फिफ्थ यूनिटरी फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द रोल ऑफ द गवर्नर। अब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो हर स्टेट में एक गवर्नर इलेक्ट करता है, वो एक गवर्नर अपॉइंट करता है, जो गवर्नर होता है ही इज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो वो उस राज्य पे गवर्नर का रोल होता है कि वो कुछ ऐसे बिल्स, वो लेजिस्लेटिव, उस
पर्टिकुलर राज्य की कुछ ऐसे लेजिस्लेटिव बिल्स प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए साइडलाइन करे। इन अ पर्टिकुलर टर्म द गवर्नर हैज अ रोल टू sideline certain bills for the approval of the president. So this particular feature, इस particular feature से पता चलता है कि governor is actually under the control of the president, कि मतलब केंद्रीय सरकार का एजेंट की तरह वो काम करता है and वो केंद्रीय सरकार से answerable है, कि governor is always responsible to the president of India. तो जो गवर्नर है किसी भी राज्य का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक पर्टिकुलर कुछ सर्टेन लेजिस्लेटिव बिल्स प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए साइडलाइन करे। नाउ द सिक्स्थ यूनिटरी फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कि किसी भी इमरजेंसी इन एन इमरजेंसी सिचुएशन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मे बी चेंज टू अ यूनिटरी वन। सो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कभी भी इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए तो हम वो फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया फॉलो करता है, द डिवीजन ऑफ पावर्स, जो हमारा स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट वाला feature है of the federalism, that feature is suspended. So the federal structure will be suspended in case of an emergency. उस केस में यूनिटरी गवर्नमेंट बन जाती है। इसका मतलब कि एक इमरजेंसी सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट्स विल नॉट हैव पावर्स ऑफ देयर ओन, यूनिटरी गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट will be the government that will be responsible for all the states. इस केस में क्या होता है कि अगर इन केस ऑफ एन इमरजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो केंद्रीय सरकार है, वो किसी भी स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट पे लॉज बना सकती है। वो कोई भी स्टेट लिस्ट में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो या कोई भी ऐसा मैटर हो जिसपे सेंट्रल केंद्रीय सरकार चाहती है कानून बनाना, वो बना सकती है, ओनली इन अ केस ऑफ इमरजेंसी। Now the seventh feature that makes India a unitary in nature is the president's rule. So basically देखा जाता है कि कभी भी अगर स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए, कभी भी अगर एक पर्टिकुलर स्टेट में अगर द गवर्नमेंट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, अगर जो गवर्नमेंट के नॉट फंक्शन प्रॉपरली और किसी भी प्रकार का आर्म्ड रिबेलियन या फिर रायट्स, all these things are happening in a state, the central government has the authority to declare a state emergency. So उस केस में जब एक स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, उस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल इम्प्लाई हो जाता है उन राज्यों पे। सो प्रेसिडेंट रूल का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल डायरेक्टली कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ दैट स्टेट। उस राज्य पे कंट्रोल सिर्फ केंद्रीय सरकार का होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो डिसॉल्व हो जाती है। सो दैट और दिस फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मेक्स इंडिया यूनिटरी इन नेचर, बिकॉज कि कभी भी किसी भी ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट इन दिस पर्टिकुलर प्रेसिडेंट्स रूल, the feature of the president's rule in the Indian constitution has been misused a lot of times by various governments in the course of history, like to unfairly take over the government of the states, कि unfairly central government state emergency declare कर देती थी और वहां पर president's rule impose कर देती थी। So this particular feature of the Indian constitution makes India unitary in nature, because प्रेसिडेंट्स रूल में सेंट्रल गवर्नमेंट विल डायरेक्टली कंट्रोल द स्टेट